आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच एक सबसे बड़ा संकेत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 15 दिनों के अंदर दूसरी बार लखनऊ आ रहे हैं। मोहन भागवत लखनऊ में निराला नगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे। इससे पहले 16 फरवरी को मोहन भागवत गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे थे। अपने पिछले दौरे पर मोहन भागवत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से हो सकती है। और चलिए इसी पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, आपको रूबरू कराती हूँ। डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत विवेक जी आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मुलाकात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से 40 मिनट तक, क्या समझा जाए 27 के लिए, क्या रणनीति? देखिए, उनकी जी पूजनीय सरसंघचालक का दौरा होता रहता है, क्योंकि संघ की दृष्टि से देख लीजिए तो लखनऊ एक महत्वपूर्ण केंद्र है संघ की गतिविधियों की दृष्टि से। निराला नगर जहां उनका आगमन होता है, वहां विद्या भारती, संस्कार भारती, तमाम संघ के अनुसांगिक संगठनों का केंद्र है। वहां से संघ की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश सहित अन्य आगे के प्रदेशों तक संचालित होती है। और उसमें जब पूजनीय सरसंघचालक आते हैं तो हम जैसे जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, वो भी उनकी भी अपेक्षा होती है कि उनसे भेंट हो, उनका मार्गदर्शन, उनका पाथेय प्राप्त हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी आपको आज कार्यकर्ता दिखता है, सब अधिकतर लोग संघ की शाखाओं से निकले हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। ऐसे में जब अभिभावक हमारे नगर में हो, सबकी इच्छा होती है उनसे भेंट हो, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पुनः आ रहे हैं, पुनः भेंट होगी, पुनः मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसको 2027 की रणनीतिक दृष्टि से देखे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। रणनीतियां तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर बनाती है। हाँ, ये सत्य है कि विचारधारा का मार्गदर्शन हमको संघ से प्राप्त होता है। और क्योंकि हमारा मातृ संगठन, हमें इस पर गर्व है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं। और हमारे अभिभावक हमारे नगर में, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उनके भेंट करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। उसी क्रम में लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की इसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आरएसएस प्रमुख के इन दौरों को राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सहमत है इस बात से विपक्ष? देखिए, मुझे पहले तो भाजपा के प्रवक्ता या नेता ने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं बार बार आपको कह भी रहा था, पीसीआर ने आपके सुना नहीं दिया। वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मुझे नहीं ठीक है, पीसीआर इसको दुरुस्त कराइए। गैस तक आवाज नहीं पहुंच रही है, राकेश जी को आवाज नहीं सुनाई दी है विवेक जी की। ठीक है, पूरा कीजिए। जी जी जी। फिलहाल मैं मोहन भागवत जी अभी 16 फरवरी को भी आए थे उत्तर प्रदेश के। जी जी। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इस टकराहट का पक्की मोहर लगाने का काम मोहन भागवत जी ने किया। इसलिए किया कि मोहन भागवत जी पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग बैठते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ अलग अलग बैठते हैं। अगर ठीक है अलग अलग बैठते, लेकिन कम से कम एक बार तो तीनों को साथ बिठा करके बैठ लेते, अगर सब कुछ सही चल रहा था। इसलिए का मतलब सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा होना जा रहा है, इसीलिए
आरएसएस प्रमुख को 15 दिनों के अंदर दूसरी बार उत्तर प्रदेश की ओर आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए दिखाई दे रही है। और मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं भाजपा में खतरे की घंटी बजी हुई है। और किस प्रकार से आरएसएस बनाम भाजपा इस समय प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर इंजन तो टकरा ही रहे। ये तो लगातार देखिए शंकराचार्य के केस में योगी जी का बयान कुछ आता है, स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान कुछ आता है, और हमारे जो अभी वो तो बटकों को बुला करके दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री है पाठक जी, वो तो बटकों को बुला करके सम्मान करते हैं। योगी की पुलिस बटकों का अपमान करती है, उनकी चोटी पकड़ कर खिंचवाती है, उन्हें लाठी डंडों से पिटवाती है, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है सम्मान करने का काम करते हैं। ये टकराहट नहीं तो क्या है? केशव प्रसाद मौर्य के जो लगातार बयान होते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के जो लगातार बयान होते हैं वो मुख्यमंत्री से मैच ही नहीं खाते हैं। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, वो कहीं जाते हैं। तो ये मोहन भागवत जी का दोबारा आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भाजपा में कोई कुछ सही नहीं चल रहा है, और इसीलिए उन्हें मजबूरी बस जो है 15 दिन के अंदर दूसरी बार आना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस पर विवेक जी आपका छोटा सा कमेंट, लेकिन एक और खास मेहमान जुड़ गए, उनको रूबरू करा दूं। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी बहुत स्वागत आपका, आ रही हूं आपके पास। विवेक जी जल्दी से काउंटर कमेंट हुए, कह रहे कि आरएसएस बनाम बीजेपी हो गया है उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसा खतरा समझा जाए? कि कभी भी उत्तर प्रदेश में आरएसएस बनाम बीजेपी तो क्या कहीं भी नहीं हो सकता। जी जी। आरएसएस हमारा मातृ संगठन है, हम सब उसकी शाखा से निकले स्वयंसेवक हैं। हमारे वैभव नगर में हमारा स्वाभाविक कर्तव्य दायित्व के उनसे मिले, उनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें, हमने क्या किया उससे उनको अवगत कराएं। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत राजनीति देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बटकों को पिटवा रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी जी जहाँ के पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ धाम के, वहाँ जो पूजा होती है सब बटुक ही कराते हैं, ब्राह्मण ही कराते हैं, कोई वहाँ और पुरोहित नहीं होता है। इस तरह के नरगल बातें करके भ्रम का वातावरण ना पैदा करे। एक घटना घटी थी माघ में, जो उनके लोगों ने एक प्रतिबंधित मार्ग खोला, जब बाकायदा शासन ने तो उनको प्रोटोकॉल के तहत इंस्पेक्टर भेजा था रिसीव करने के लिए, स्नान कराने लाने के लिए। सरकार ने या शासन ने कहीं उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रतिबंधित मार्ग खोला, व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, उन्हीं के शिष्यों ने उत्पाद किया, और उनकी जिम्मेदारी थी कि उन शिष्यों के उत्पाद को नियंत्रित करने के बजाय वो उकसा रहे थे, इसलिए विवाद हुआ। वो विवाद अलग है, तो ये विषय अलग है। बटकों का पुरोहितों का कौन सम्मान नहीं करता? अभी देखिएगा होली में योगी जी पीठ पे जाएंगे तो पूजा कौन कराएगा? अब से देख लीजिएगा, या चाहे नव दुर्गा हो या नवरात्रि हो, सारी पूजाएं कौन कराता है? ये सब मिथ्या बातें मत करिए। सनातन में बटकों का, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का जो सम्मान है वो यथावत है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और जो कानूनी मसले वो अलग है। ठीक है, तो सम्मान सबका है, ठीक है। लेकिन संदीप चौधरी जी आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर हमारे भी संवाददाता जाते हैं तो यही स्थिति सुनने को मिलती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये जो होता है कि आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, इन दोनों को अलग रख कर क्यों देखा जाता है? ये तो एक ही फॉर्मूले के तहत है, एक ही पार्टी से है, लेकिन ये अलग अलग, क्योंकि विपक्ष का भी कहीं ना कहीं लगाव देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे के साथ तलखी देखने को मिलती है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए उन्नति जी, राजनीति में सबको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे पाठक साहब हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये एक ही टीम के मेंबर हैं और ये इनका जो मोटो है, जो मकसद है, वो केंद्र में मोदी और अमित शाह को मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना इनका मकसद है। इनका मकसद कहीं भी सपा की सरकार बनाना या बीएसपी की सरकार बनाना या किसी और दल की सरकार बनाना नहीं है। ठीक है, विपक्ष के लोग अपने तरीके से बात करते हैं, ये अपने तरीके से बात करते हैं। रही बात, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि राजनीति में कई दल भी होते हैं, कई धड़े भी होते हैं,
उनकी अपनी अपनी सोच भी होती है, अपनी अपनी इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन सारी इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा जरूर पूरी होती है कि हमारी पार्टी सरकार में आए, हमें बहुमत मिले और हम सत्ता में बने रहे। तो सत्ता में बने रहने की जो इच्छा है, जो सोच है, वो पाठक साहब की भी है, वो मौर्य साहब की भी है, वो योगी आदित्यनाथ जी की भी है। तो इनको किस तरीके से विपक्ष भेदेगा, किस तरीके से बीजेपी को कमजोर करेगा, ये विपक्ष की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। वो किस तरीके से अभी 2027 के चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को जाना जाता है, वो 24/7 इलेक्शन मोड में भी रहते हैं, वो वर्किंग स्टाइल में भी रहते हैं, उस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जमीन पर उनका धरातल तैयार करता है। फिर बीजेपी की जो टीम है वो मंडल से लेकर जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय लेवल पर हमेशा एक्टिव रहती हैं। इवन बूथ लेवल तक इन्होंने टीम बनाई हुई है। तो उससे पार पाने के लिए विपक्ष को उससे तगड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तगड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल राकेश जी, समझ रहे हैं कि आप लोग के लिए क्या चैलेंज उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो पकड़ है जमीनी स्तर पर वो आप सब जानते हैं, और जिस तरह से बीजेपी मानती है, हालांकि इसे ये कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण इसे ना किया जाए, स्वाभाविक है ये तो, लेकिन आप समझ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर एक्टिवनेस कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है पार्टी को, और जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव है उसको लेकर क्या चैलेंज समझ रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए उन्नति जी, अभी हमारे जो संदीप चौधरी जी थे वो कह रहे थे कि सबका मकसद एक है। अब सबका मकसद एक नहीं है। अभी आपके ही चैनल पर 3 दिन पहले ये चलाया जा रहा था, जब योगी आदित्यनाथ जी जापान दौरे पर थे, कि अब योगी आदित्यनाथ जी इंटरनेशनल राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। यानी कि अब सबके रास्ते एक नहीं है। और वैसे भी संदीप जी शायद भूल गए आप कि अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, अमित शाह जी जब दिल्ली में थे और योगी जी वहां पर आए तो योगी जी ने नमस्ते नहीं किया। और अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले मोदी जी आए और मोदी जी को योगी जी ने नमस्ते नहीं किया, और उसका रिजल्ट तुरंत देखने को भी मिला कि योगी जी को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है प्रदेश को, उनको पहली पंक्ति में बिठाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई तो लगातार चल ही रही है। लखनऊ और दिल्ली के इंजन तो टकराते ही रहते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो डिब्बे है ना, वो डिब्बे भी लगातार टकराते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, दूसरे उप मुख्यमंत्री से बात नहीं करते। ये लगातार छटपटाहट है। और समझ लीजिए कि आरएसएस चीफ को दूसरी बार 15 दिन के अंदर आना पड़ रहा है। यानी कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है भाजपा के अंदर, और वो निकल आ जाएगी। आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। और मैं तो कहूंगा भाजपा के, ठीक है विवेक जी, आप लोग की पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है, इसकी स्क्रिप्ट लीक हो रही है और देखिए समाजवादी पार्टी को मिल रही है। उन्नति जी 5 सेकंड और, ठीक है, मैं तो पूरा ये कहूंगा कर कि अब की बार कम से कम मोहन भागवत जी आए तो ये विवेक श्रीवास्तव अपने पार्टी में जाके कहे कि भारतीय जगहसाई ना कराए। जगहसाई कराने से अच्छा है एक बार तीनों को बिठा करके साथ बिठा ले, कम से कम तीनों को साथ बिठा करके मोहन भागवत जी एक फोटो तो डलवाई दे कि तीनों को साथ हमने बिठा दिया। देखिए, क्योंकि जगहसाई होती है इसमें, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती है वैसे तो। क्या कहेंगे विवेक जी, मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री सामने आ रहा है जहां पर, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट विपक्ष को मिल रही है। वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, दिल्ली और प्रदेश के बीच टकराव वो कह रहे हैं। उन्नति जी, समाजवादी पार्टी की दशा इस तरह से, एक छीके में मक्खन टंगा हुआ तो बिल्ली नीचे से देख रही थी कब मेरे भाग जागे छीका टूट जाए। ये देखते रहे, मुझे आवाज नहीं मिल रही है श्रीवास्तव की, ऐसा कुछ नहीं है। एक रूटीन यात्रा है, वो आते जाते रहते हैं, अपना सांघिक संगठनों का लंबा काम धाम है, उसका मार्गदर्शन, चूंकि हमारे यहाँ जो पूजनीय संघ प्रमुख की जो स्थिति होती है वो अपने अनुसांगिक संगठनों को विचारधारा की खुराक देने की होती है कि आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ना, आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ना। बाकी तो सारा काम उसके नीचे स्तर की टीम करती है। संघ प्रमुख सर्वोच्च पद है हमारे यहाँ, तो उनका आना, अब जिस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लोग देख रहे हैं, इनका दृष्टिकोण है
भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हम विचारधारा मार्गदर्शन के लिए उनके पास जाते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। अब ये कह रहे साहब अलग अलग क्यों मिले, एक साथ क्यों नहीं मिले, ये इनकी समस्या है। संघ प्रमुख तो गोरखपुर भी गए थे, वहां भी भेंट हुई थी मुख्यमंत्री जी से। लखनऊ आए, लखनऊ भी भेंट हुई। आगे भी जहाँ कहीं एक शहर में दोनों रहेंगे वहां भी भेंट होगी। ये कौन सी बड़ी बात है? ये लेकिन अभी अलग बात 27 की लड़ाई नजदीक है विवेक जी, और ऐसे में 15 दिन के अंदर दूसरी बार आना, इसके लिए सुगबुगाहट लगाई जा रही है। मैंने पहले स्पष्ट किया कि बहुत लंबा विस्तार ले चुकी है संघ की शाखाएं। संघ केवल शाखा के अलावा भी संघ के इतने अनुषांगिक संगठन है जिसमें बहुत से केंद्र यहाँ पे है। एक दो मैं उसकी गिनती नहीं करा सकता। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा से शुरुआत करनी पड़ेगी। संदीप चौधरी जी बैठे, संदीप जी जरा बताइए 27 की लड़ाई का ये विश्लेषण फाइनल कमेंट आपसे। समाजवादी पार्टी अभी संघ को समझ नहीं पा रही है। ठीक है संदीप जी। देखिए उन्नति जी, 2027 की लड़ाई बिल्कुल सामने है। ऐसे में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष भी पूरी तरीके से इस चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार है। और जहां बीजेपी अपना माहौल बनाने में लगी हुई है, क्योंकि जो सरकार में रहते हैं उन पे सबकी नजर रहती है, और बीच में एक दो चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसी कर गई है जिससे उसका जो कोर वोट बैंक है उसमें नाराजगी है। मैं बात करूं तो यूजीसी को लेकर एक बड़े वोट बैंक में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, उन सब में एक नाराजगी बीजेपी को लेकर है। तो इन चीजों को भी बीजेपी को दूर करना पड़ेगा। दूसरे, बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है अभी जिस तरीके से सिंगापुर की यात्रा, जापान की यात्रा या जर्मनी की यात्रा सरकार के लोगों ने की, मुख्यमंत्री जी ने की, कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक इसके उलट अगर हम विपक्षी रणनीति देखें तो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर जो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है वो भी जगह जगह अपने हर विधानसभा में प्रोग्राम कर रही है। तो फिलहाल ये देखने को मिलता है बीजेपी और समाजवादी टक्कर है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 27 से पहले सभी अपनी रणनीतियों को और ज्यादा धार देने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।